नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1975 में लगाए गए नेशनल इमरजेंसी के बारे में। मतलब 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वह क्या था, क्यों लगाया गया था, क्या कारण थे, उस समय क्या हुआ था, इससे जुड़ी सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है इमरजेंसी की, तो पहले देख लेते हैं कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकाल किसे कहते हैं। नॉर्मल केस में बात करें तो इमरजेंसी का मतलब होता है एक सीरियस इवेंट जहां हमें इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, उसे इमरजेंसी कहते हैं नॉर्मल केस में। और जब यही इमरजेंसी हमारे देश में लगाया जाता है तो उस कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब हो जाता है। उसका मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां अल्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चेंज किया जाता है, बदलाव लाए जाते हैं। सरल और आसान भाषा में कहें तो जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है उस सिस्टम में कुछ बदलाव लाए जाते हैं। और ये बदलाव कैसे लाए जाते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उस सेटअप में कुछ परिवर्तन लाकर, कुछ बदलाव लाकर हमारी गवर्नेंस सिस्टम यानी शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं, तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 जो है वह इमरजेंसी को डील करती है। हमारे देश में 3 तरीके के इमरजेंसी लगाए जाते हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, आर्टिकल 352 इससे डील करती है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपति आपात, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 356 इससे डील करता है। तीसरा और लास्ट आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका मतलब होता है वित्तीय आपात, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 360 इसको डील करती है। देखिए, ये जो तीनों इमरजेंसी है मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो को जरूर देखना। एक रेफरेंस मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन से कंडीशन में कौन सा इमरजेंसी लगाया जाता है। एक और खास बात, हमारे देश में इमरजेंसी को लगाने का अधिकार किसे दिया गया है? दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वह देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। तो यह तो हमने एक समझ लिया कि इमरजेंसी क्या है, इंडिया में कितने तरीके के इमरजेंसी होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं आज का अपना मेन टॉपिक पर, 1975 के नेशनल इमरजेंसी। एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं, पहला ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं, फिर बाद में इसे डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी उसकी डिक्लेरेशन कब होती है, घोषणा कब की जाती है, तो 25 जून 1975 को इसकी घोषणा की जाती है। लगभग 21 महीनों के लिए यह इमरजेंसी जो है वह चलती है, और लास्टली 21 मार्च 1977 यानी 77 को इसे रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उस समय के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, और इन्होंने ही इस इमरजेंसी की घोषणा की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। रीजन क्या दिया गया था? इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब आंतरिक अशांति की वजह से इस इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। और हमारे देश की प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देशवासियों को इस इमरजेंसी की सूचना दी थी। 1975 में जो इमरजेंसी लगाया गया था तो उसका क्या वजह था, किन कारणों से लगाया गया था, तो इन वजह को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कुछ साल पहले, 1975 के कुछ साल पहले 1971 में, जहां एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी 1975 में लगाए गए नेशनल इमरजेंसी की। कह सकते हैं एक नींव तैयार हो रहा था। 1971 में क्या हुआ था? जनरल इलेक्शन हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी जो है वह भारी मतों के साथ जीतकर देश की प्रधानमंत्री बनती है। उस समय लोकसभा का टोटल सीट 518 था, यानी 518 थी, जिसमें से इंदिरा गांधी 352 सीट्स यानी 352 सीट्स के साथ जीतती हैं और देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। उस समय उनका नारा था गरीबी हटाओ, दलित लोगों का साथ मिला उनको
साथ ही साथ विमेन्स का, महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो इलेक्शन 1971 की इलेक्शन जीत पाती है। 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय जब वो बनती है पहली बार प्रधानमंत्री, तो उस समय परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें अपने कैबिनेट पर, अपने मिनिस्टर्स पर उतना भरोसा नहीं था। किसी तरीके से उन्होंने देश को चलाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1969 में जो कांग्रेस पार्टी थी वह दो गुटों में बट जाती है। पहला था कांग्रेस ओ, दूसरा कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो है उसे हम ओल्ड गार्ड या फिर सिंडिकेट भी कहते हैं। और कांग्रेस ओ में वैसे लोग थे जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और कांग्रेस आर में वैसे लोग थे जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया करते थे। 1971 में फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से इंदिरा गांधी जीत जाती है। अब जैसे ही इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री बनती है, तो उन्हें सबसे पहले किस चीज का सामना करना पड़ा? तो उन्हें फेस करना पड़ा था 1971 में दिसंबर के महीने में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर को। अब ये जो 1971 का इंडो पाक वॉर था, उसमें क्या हुआ था? रिजल्ट ये हुआ था कि जो बांग्लादेश है वह पाकिस्तान से अलग हो जाता है, मतलब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है पाकिस्तान से। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो बांग्लादेश कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है। तो देखिए, एक्चुअली में वॉर जो था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ही था। क्या हुआ था 1971 के पहले तक क्या था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अभी का बांग्लादेश है, उसे उस समय 1971 के पहले तक ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो यह दोनों एक ही था, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही देश थे। और 1971 में परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि वहां पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में झड़प हो जाती है। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट के बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया था। अब क्या होता है कि बांग्लादेश से बहुत की संख्या में, भारी संख्या में, लगभग लाखों की संख्या में लोग जो है वह इंडिया आते हैं, यहाँ शरण लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें इंडिया में शरण दी। और बांग्लादेश जो लोग आए थे बांग्लादेश से, वे मेनली डिमांड कर रहे थे कि इंडिया जो है वह उनकी युद्ध में सहायता करे। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, हमारी मिलिट्री जो है वो आपको ट्रेनिंग देगी। देखिए, इंदिरा गांधी ने सिर्फ ट्रेनिंग की बात कही थी, युद्ध से लड़ना है, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, इससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। वॉर हुई थी 19 दिसंबर के महीने में, और ये लोग जो है वो पहले ही आते हैं। तो वजह क्या था कि इंदिरा गांधी इतना डिले कर रही थी कोई भी निर्णय लेने में? देखिए, क्या था उस समय कि हमारे देश की इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं थी। 1962 में वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ। 65 में 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर होती है, जिसकी वजह से हमारे देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है। प्लस पाकिस्तान के साथ था अमेरिका, और 1962 में इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था, तो उस समय से इंडिया और चाइना का रिलेशन थोड़ा खराब हो जाता है। चाइना भी पाकिस्तान के साथ ही थी। और ऐसे सिचुएशन में इंडिया कैसे बांग्लादेश की सहायता कर सकती है? युद्ध है, कोई आम बात नहीं है। इसी बीच 1971 में एक और घटना घटती है। यूएसएसआर जो है वह इंडिया के सामने एक प्रपोजल लेकर आता है। वह कहता है कि क्यों ना इंडिया और यूएसएसआर एक लंबे समय के लिए मित्रता कर ले, एक फ्रेंडली एग्रीमेंट साइन करें। इंदिरा गांधी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और यूएसएसआर और इंडिया जो है वह दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। अब जैसे ही यूएसएसआर इंडिया के साथ हो जाता है, तो इंदिरा गांधी ने 1971 के दिसंबर के महीने में युद्ध की घोषणा कर दी कि हम भी तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने आक्रमण किया, एक बांग्लादेश के साइड से करती है, और एक हो गया जम्मू कश्मीर और जो राजस्थान वाला एरिया है उस साइड से पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और युद्ध स्टार्ट हो जाती है। 1971 का जो वॉर हुआ था दिसंबर के महीने में ही खत्म हो जाती है। परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। उस समय 1971 में देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी, और उन्होंने परिस्थितियों को देखकर आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, कंडीशन ये था एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर, देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं।
यह तो हो गया 1971। फिर 1971 और 72 के अंतराल, इन दोनों ईयर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, बहुत सारे एक्ट को पास किया जाता है। 1971 और 71 में जैसे ही बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होता है, तो यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंडिया का मान सम्मान रुतबा जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। इंदिरा गांधी को लोग आयरन लेडी की उपाधि देने लगे थे। 1971 और 72 में परिस्थितियां अच्छी थी, सब कुछ अच्छा हुआ। जैसे ही 1973 आती है तो उस समय से परेशानियां जो है तो थोड़ी परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगती हैं, और कह सकते हैं 1973 से ही एक नींव रखा गया था 1975 के इमरजेंसी का। चलिए देखते हैं कि मेन रीजंस क्या थे, क्या कारण थे कि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। पहला कारण था कि जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिल रही थी। जो गवर्नमेंट है वो जुडिशियरी पर अपना कंट्रोल जमाना चाह रही थी। अब कैसे, तो बहुत सारे केसेस हुए, जैसा था गोलकनाथ केस, प्राइवी पर्स केस, केशवानंद भारती केस। अब गोलकनाथ केस जो था वो 1967 में लाया गया था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि जो पार्लियामेंट है वह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, संशोधित नहीं कर सकती है। उस केस में नहीं कर सकती जब जो चेंजमेंट लाए जाएंगे वह चेंजमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में लिया था। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24वां अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1971 में, और इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में जो जजमेंट सुनाया था उस जजमेंट को खारिज कर दिया। दूसरा था प्राइवी पर्स का मामला। अब ये प्राइवी पर्स क्या होते हैं, तो मतलब होता है राज भत्ता। बहुत सारे राज परिवार हुआ करते थे जो जिसे ना गवर्नमेंट राज भत्ता देती थी, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें राज भत्ता दिया जाता है। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि जो प्राइवेट पर्स है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। फिर इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि 26th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और इस प्राइवेट पर्स को ही खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। फिर आया केशव नंदा भारती केस। अभी केशवानंदा भारती केस क्या था कि उस समय प्रधानमंत्री ने क्या किया कि एएन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, और एएन राय ने क्या किया कि अपने से सीनियर 3 जजेस को सुपरसीड कर दिया, जो कि और जैसे ही इन्होंने ये किया तो बहुत से लोगों ने इसका विद्रोह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जुडिशरी पर अपना कंट्रोल जमाना चाहा था। दूसरा था कि गुजरात में नव निर्माण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1973 के दिसंबर के महीने में क्या हुआ कि इलाहाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने मतलब स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया था। स्ट्राइक की वजह थी कि स्कूल फीस और मेस फीस को बढ़ा दिया गया था, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया। 1 महीने के बाद पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सब स्ट्राइक किया और वे डिमांड कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की डिसमिसल की, कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जाए। और इस जो नव निर्माण आंदोलन है इसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, और उस समय गुजरात के सीएम थे चिमन भाई पटेल। और चिमन भाई पटेल जो थे वो कांग्रेस के नेता थे, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही करप्ट नेता थे। और उनके बारे में एक लाइन बहुत ही हास्यास्पद मतलब फेमस हुआ था मजाक के रूप में, लोग जो है चिमन भाई पटेल को चिमन चोर कहते थे। यह लाइन उनके मजाक के रूप में फेमस हुआ था। फरवरी 1974 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने असेंबली को सस्पेंड कर दिया और प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया था गुजरात में। अब मोरारजी देसाई 1975 के मार्च के महीने में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं, वजह क्या रहती है? देखिए, गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया था, असेंबली को सस्पेंड कर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया था, और कोई नया इलेक्शन नहीं हुआ था। तो मोरारजी देसाई ने 1975 में आमरण अनशन किया, मांग कर रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन की जाए। और इस वक्त
इंदिरा गांधी ने तुरंत रिएक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, स्टेट असेंबली यानी विधानसभा को भंग कर दिया और एक नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट की कि नया इलेक्शन किया जाएगा। तीसरा था कि बिहार में जेपी मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश आंदोलन हुआ था जैसा गुजरात में 1973 में देखने को मिला, ऐसा ही कुछ बिहार में भी हुआ था। 1974 में मार्च के 1974 में क्या हुआ था कि बिहार छात्र संघर्ष समिति के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। जिस कारण से गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ था वही कारण रहते हैं। और इस समय इस जो जेपी मूवमेंट को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि बहुत ही मतलब एक फ्रीडम फाइटर थे। आजादी के पहले वो बहुत एक्टिव रहते हैं और जैसे ही आजादी इंडिया को मिल जाती है तो वो उतना एक्टिव नहीं रहते। 70-71 वर्ष हो गई थी उनकी। और ये जो मूवमेंट था, बिहार में जो मूवमेंट हुआ था, तो अभी जो हम देखते हैं बिहार के नेता सब है, जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार जी हो गए, रामविलास पासवान हो गए, तो यह सब जो नेता है उसी समय के नेता थे, छात्र संघ के नेता थे, उस समय उभर कर सामने आए थे। तो इनको क्या था कि अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, अपने डिमांड को आगे बढ़ाना है। उतना फेमस उस समय ये लोग नहीं थे। इन्होंने सहायता मांगी जयप्रकाश नारायण जी से। जयप्रकाश नारायण जी ने हामी कहा, एक कंडीशन रखा कि यह जो मूवमेंट है वह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, हम इसे पूरा देश में लाना चाहते हैं। उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति की बात कही थी। लोग मान जाते हैं और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि गिव मी 1 year आई विल बिल्ड अ न्यू नेशन, अ न्यू कंट्री, ऐसा ही कुछ लाइन था। उन्होंने कहा था कि गिव मी 1 year टू बिल्ड अ न्यू कंट्री। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 साल दो, मैं एक नए देश का निर्माण करके रहूंगा। उन्होंने बहुत सारे रैलीज किए, इससे रिलेटेड बहुत सारे रैलीज किए। नॉर्थ के साइड में जाते हैं, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे लोग, सरकारी ऑफिसर्स लोग, अनदर पीपुल, आम जनता भी उनके साथ इस मूवमेंट में जुड़ जाती है। उन्होंने जब रैली कराया था तो एक रामधारी श्री दिनकर जी का एक लाइन बहुत ही फेमस हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। और यह लाइन जो है बाद में सिद्ध भी होता है। कैसे सिद्ध हुआ यह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। 1974 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण जी को चुनौती दी, चैलेंज किया कि यदि इतना ही है तो 1976 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस इलेक्शन में आओ और हमारी जो है उसी इलेक्शन में आमना सामना होगी, हम दोनों एक दूसरे से वहीं भिड़ेंगे। फिर 1974 में दूसरा क्या हुआ कि रेलवे प्रोटेस्ट हो जाती है, रेलवे में भी स्ट्राइक होता है। उस समय जो रेलवे में स्ट्राइक होता है उस समय लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस और इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे में प्रोटेस्ट की जाती है। बहुत सारे रेलवे कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया था। गवर्नमेंट जो है इजीली इस रेलवे के स्ट्राइक को सप्रेस कर देती है, दबा देती है। बहुत सारे रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके फैमिलीज को, जिन क्वार्टर्स में वे रहा करते थे, उन क्वार्टर्स से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा को भी असैसिनेट किया गया था। फाइनल तब आता है जब राजनारायण वर्डिक्ट आया था। अब ये राजनारायण वर्डिक्ट क्या था, तो 1974 में राजनारायण ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब ये राजनारायण कौन थे, तो 1971 में जो इलेक्शन हुई थी उस इलेक्शन में रायबरेली के कंस्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी जी ने राजनारायण जी को हराया था। और राजनारायण जी ने 1974 में उनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। क्या रीजन देते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी जो इलेक्शन जीती है वह करप्ट तरीके से उन्होंने इलेक्शन को जीता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा जी। उन्होंने इंदिरा गांधी को गिल्टी फाउंड किया और उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया। जजमेंट क्या सुनाते हैं, तो उन्होंने 1971 में हुए इलेक्शन को खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड बताया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को लोकसभा के सीट से अनसीटेड कर दिया, मतलब बेदखल कर दिया। और उन्हें
6 सालों के लिए 6 इयर्स के लिए बैन किया गया कि वो नेक्स्ट 6 ईयर तक कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। इसके साथ ही साथ उन्हें 20 दिन का समय दिया गया कि वह हाई कोर्ट द्वारा लिए गए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। देखिए, भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी देश के प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनिंग के लिए बुलाया गया था। अब जैसे ही इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, इंदिरा गांधी जी ने 23 जून को तुरंत उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस चल रही थी, छुट्टियां चल रही थी। और ये जो केस था इंदिरा गांधी का केस, वह जाता है वी.आर. कृष्ण अय्यर के पास। और वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 को अपना जजमेंट सुनाया। उन्होंने जजमेंट सुनाया कि जो हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उस पर पार्शियल स्टे, एक कंडीशनल स्टे का जजमेंट सुनाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह सकती है, प्रधानमंत्री के पद पर वो काम कर सकती है, मगर वह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती, लोकसभा की मेंबर नहीं रह सकती। लोकसभा की किसी भी मीटिंग को वो अटेंड नहीं कर सकती है, ना ही वह वोट दे सकती है। नहीं, ये भी बहुत अजीब सी बात है। और इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी देश के किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा में जाने की अनुमति ही नहीं दी गई है, वह किसी भी लोकसभा के मीटिंग को ही अटेंड नहीं कर सकती। बहुत अपने आप में ही बहुत ही अनोखी बात है यह। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह जजमेंट सुनाया, अब बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो थे वे मांग कर रहे थे कि इंदिरा गांधी अपने पोस्ट से रिजाइन दे, रेजिग्नेशन लेटर्स दे। यह तो सारे मेन कारण हो गए। एक और यह भी वजह थी कि उस समय ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई थी। मास फोर्स स्टरलाइजेशन कैंपेन चलाया गया था, जो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उनके नेतृत्व में उन्होंने क्या किया था, मास फोर्स स्टरलाइजेशन कैंपेन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो जो इंडिया है इसके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, देखिए सही था कि पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करना है, यह बात सही है, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया वह तरीका गलत था। लोगों को फोर्सफुली जबरन क्या किया जाता था, उनकी वैसेक्टमी की जाती थी, तो यह तरीका गलत था। तो यह भी एक वजह बनती है कि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। यह तो मेन कारण हो गया, और भी बहुत सारे छोटे मोटे वजह थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वजह गवर्नमेंट दे रही थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पहले तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, दूसरा ड्रफ्ट यानी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया था, 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिली थी, प्लस स्ट्राइक्स हो रहे थे, पॉलिटिकल अपोजिशंस हो रही थी, जैसा कि जेपी आंदोलन हमने देखा, गुजरात में जो कुछ भी हुआ, रेलवे स्ट्राइक्स पर चले गए, यहाँ तक कि बहुत सारे एक्ट उस समय भी पास किए जाते हैं। कॉफी पोसा एक्ट था, MRTP एक्ट था, फेरा लाया गया, यह सारी चीजें। ऊपर से इन्फ्लेशन, महंगाई जो है उस समय बहुत बढ़ गई थी। 1974 में महंगाई लगभग 20% तक पहुंच गई थी, और 1975 में तो 25% तक भी महंगाई पहुंच जाती है। बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, हमारे देश में बेरोजगारी हो गई थी, हर एक चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चरल आउटपुट में 9.5% से कमी देखने को मिलती है। एक इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये वजह दिया कि इन्हीं कारणों से हमें देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। देखिए 1974 में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद जो है वह प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति बनते हैं। अब 1974 में क्या हुआ कि जो गुजरात थी वहां तो कोई विधानसभा नहीं था, वहां प्रेसिडेंट रूल लागू था। तो क्या किया गया कि गुजरात ने कहा कि जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, वह इलेक्शन कैसे किया जा सकता, हम उसे नहीं मानते, उसकी कोई मान्यता नहीं है। क्यों मान्यता नहीं है? क्योंकि हमारे देश में अभी कोई विधानसभा नहीं है, मतलब गुजरात में, हमारे राज्य में कोई विधानसभा नहीं है, तो गुजरात का तो भागीदारी ही नहीं हुआ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वह इलेक्शन मान्य कैसे होगा? गुजरात ने यह कहा।
तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि ऐसा नहीं है। यदि किसी भी इलेक्शन के दौरान यदि कोई विधानसभा भंग रहती है तो उस इलेक्शन राष्ट्रपति के उस इलेक्शन को मान्यता मिलेगी, वह मान्य रहेगा। तो यह हुआ था। और जैसे ही 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती हैं मगर लोकसभा की मेंबर नहीं रह सकती। अब यह जजमेंट जैसे ही आता है तो इंदिरा गांधी बहुत असमंजस में पड़ जाती हैं कि अब करें तो क्या करें। तो उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे से एडवाइस ली। सिद्धार्थ शंकर रे जो थे वह उस समय वेस्ट बंगाल के सीएम रहते हैं और इसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी के बहुत खास रहते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को एडवाइस दी, सलाह दी कि मैडम आप देश में दूसरी इमरजेंसी की घोषणा कर दो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए क्या हुआ था कि जेपी जी जयप्रकाश नारायण जी ने उन्होंने रैली की थी। तो उस रैली में उन्होंने सेना और सैनिक हो गया पुलिस से अपील किया कि आप उनका साथ क्यों दे रहे हो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिलकर आंदोलन करो। जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी रैली में कहा था सैनिकों से और पुलिस से कि आप उनका साथ मत दो, हमारे साथ आकर विद्रोह करो। तो सिद्धार्थ शंकर रे जी ने इंदिरा गांधी को एडवाइस दिया कि आप यही वजह दो, इससे जो जेपी ने जो कहा है उससे क्या है कि देश में एक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर होने की आशंका है, तो जिससे इंटरनल डिस्टरबेंस है, आंतरिक अशांति है, यही वजह दो और इसी वजह से इमरजेंसी की घोषणा कर दो। इंदिरा गांधी मान जाती हैं। वे दोनों जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, फखरुद्दीन अली अहमद के पास, और उन्हें सारी बातें बताते हैं। प्रेसिडेंट जी ने पूछा कि मैडम क्या आपने कैबिनेट से बात की है? इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अभी नहीं, समय अभी उतना नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे इमरजेंसी के लेटर भिजवा दो, मैं उस पर साइन कर दूंगा। पीएन धर ने इमरजेंसी के लेटर को बनाया, लिखा और प्रेसिडेंट से साइन करवाते हैं। यह सारा कुछ 25 और 26 जून के मिडनाइट को हुआ था, मध्य रात्रि को हुआ था। 26 जून की अगली सुबह को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देशवासियों को इमरजेंसी के बारे में बताया था। तो इस तरीके से 1975 की इमरजेंसी लगाई जाती है। अब जैसे ही इमरजेंसी लगाई गई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेस पर सेंसरशिप लगाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस जो है वह सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाते हैं। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, लीडर्स को अरेस्ट किए जाते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी हो गए, राज नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली इत्यादि। इन सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लगभग 2 से 3 घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी अखबार नहीं छप पाएगा, न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट हो पाएंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो भी आर्टिकल प्रिंट किया जाएगा न्यूज़पेपर में, उस आर्टिकल को सबसे पहले गवर्नमेंट को दिखाना होगा। इस तरीके से प्रेस पर सेंसरशिप लगाए जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे एक्ट भी पास किए। सबसे पहला तो 38 अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1975 में, जिसके तहत क्या किया उन्होंने कि जो इमरजेंसी लगाई जाएगी उस इमरजेंसी का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, यह लाया था। दूसरा उन्होंने यह कहा कि एक समय पर एक से अधिक इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तीसरा उन्होंने यह कहा कि यदि ऐसा लगे कि इमरजेंसी लगाया जा सकता, मतलब स्थितियां ऐसे उत्पन्न हो गई है और आपको लग रहा है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो उस केस में भी यानी शक के आधार पर भी इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। यह तीनों बदलाव जो है 38 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किए जाते हैं हमारे संविधान में। दूसरा उन्होंने इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 1975 में, जिसके तहत क्या किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट था 1951 का, आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बदलाव लाए। उन्होंने क्या किया कि जो
प्रधानमंत्री है और जो इस लोकसभा के स्पीकर है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से ही बाहर निकाल दिया और इस अमेंडमेंट को, इस चेंजेस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। मतलब कि जो भी बदलाव लाए जाएंगे वह अभी से नहीं, वह भूतकाल से ही लागू होंगे, यानी पास्ट से ही लागू होंगे, प्रभाव में होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने तुरंत क्या किया कि 39th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1975 में, जिसके तहत आर्टिकल 71 के तहत उन्होंने यह लिखवाया कि यदि किसी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर कोई भी विधानसभा भंग रहती है, डिसॉल्व रहती है, तो उस इलेक्शन को रोका नहीं जाएगा, वह इलेक्शन जो है वह मान्य रहेगा। याद कीजिए 1974 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो गुजरात ने क्लेम किया था कि उसकी विधानसभा तो है ही नहीं, तो इस प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के इलेक्शन को मान्यता कैसे दी जा रही है, वह मान्य नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो अपना जजमेंट सुनाया था, उस जजमेंट को भी इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया, जोड़ दिया था। 1977 में 21 मार्च को लास्टली क्या किया जाता है कि इमरजेंसी को रिवोक किया जाता है, हटा दिया जाता है और 1977 में फिर से इलेक्शन होती है और उस इलेक्शन में परिणाम यह हुआ कि मोरारजी देसाई जो है जीत जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी हार जाती है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। देखिए मोरारजी देसाई जो थे वह जनता पार्टी से थे और जो मैंने कहा था कि इलेक्शन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने रैली कराई, तो उनके रैली में रामधारी श्री दिनकर जी की एक लाइन बहुत ही फेमस हुई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। तो यह लाइन यहाँ सिद्ध हो जाती है। जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई, तो जनता पार्टी जो है वह जीतती है, तो उनके मेंबर जो है वह बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। अब जैसे ही 1977 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ, मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने शाह कमीशन की गठन किया और बोला कि देखिए कि क्या वजह थी, क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर। उनका उस शाह कमीशन को ये ड्यूटी दिया गया था कि वजह जानने के लिए क्या क्या हुआ, क्या कारण थे इमरजेंसी के दौरान। तो यह था 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।